हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम जो जनसंचार, जो हमारी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम में है, तीसरी बुक। और इससे पहले हमने आरो भाग 1, आरो भाग 2 के प्रश्न उत्तर और उनके जीवन परिचय डाल रखे हैं। और अभी टाइम कम बचा है, कम टाइम में क्या पढ़ें वो भी वीडियो मैंने डाल रखी, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आगे की जो रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर आप चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पढ़ें, क्या याद करें। तो अगर आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आपको क्या करना है और किस तरह से आपने आगे की पढ़ाई करनी है। देखिए, हम इस चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं सभी क्लासेस। जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो वो लिखिए बेटा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। और अभी हरियाणा स्क्रीनिंग आने वाला है टीजीटी का, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। उसके में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और ध्यान से देखें। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा जो टॉपिक का नाम है कहानी कैसे लिखे, और ये जनसंचार की हमारी बुक है, थर्ड बुक, उससे लिया गया है। तो देखिए, कहानी हमारे जीवन का अंग है। देखिए बेटा, अविभाज्य है, अनावश्यक है, व्यर्थ है, बेकार है। तो इसका आंसर रहने वाला है अविभाज्य है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक रहेगा। ना अनावश्यक है, ना बेकार है, ना व्यर्थ है, अविभाज्य है। कहानी हमारे जीवन का अंग है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों को क्या करना चाहता है, मतलब अपने अनुभव को क्या करना चाहता है। अपने तक सीमित रखना चाहता है, किसी को न बताना, केवल बेटों को बताना, बांटना। तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है भी, अपने अनुभव को बांटना चाहता है। यानी कि अपने अनुभव, अपनी जो निजी ज़िंदगी के जो है शेयर करना चाहता है कि मेरी जीवन में ये घटनाएं हुई, ये हुआ सभी। क्योंकि तभी एक दूसरे के जो कनेक्ट रहते हैं, मतलब एक दूसरे से बातें करते हैं। तो ऐसे कहा जाता है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और ये मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये अरस्तु ने बोला, ये कोटेशन भी। इसके साथ साथ कि मेरी एक आदत है बेटा, मैं कई बार वीडियो में बोलती हूँ कि ध्यानपूर्वक सुने। सिर्फ स्क्रीन पर जो दिखाई देता है मैं वो ही नहीं बताती हूँ। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो बेटा मैं बोलकर बताती हूँ और वो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। वो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वैसे आप सभी जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये भी बहुत बार एक बात किसने बोली थी, ये कोटेशन किसने बोली थी, तो ये अरस्तु ने बोली थी। तो देखिए, इसलिए इस पर, और जो ये है, जो हमारा जो पर्सन है, इस पर बिल्कुल स्टिक बैठती ये बातें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव को क्या करना चाहता है, बांटना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहानी मानव जीवन की वृत्तियों को शांत करती है। भूख और ईर्ष्या को, जिज्ञासा और करुणा को, जिज्ञासा, उत्सुकता एवं कौतूहल को, उत्सुकता और ईर्ष्या को। सही बात है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि जो कहानी है वो मानव जीवन की जिज्ञासा, उत्सुकता, कौतूहल। जैसे बेटा देखिए, मान लीजिए अभी हम कोई कहानी सुनाता है, मतलब हमारी दादी है, नानी, कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति कहानी, तो उसके बाद हमें क्या होता है कि आगे क्या होगा हमें जानना चाहते हैं। जिज्ञासा होती है हमारे अंदर, आगे क्या होगा। उत्सुकता भी होती है, मतलब जल्दी से हमें इसका निर्णय पता चल जाए कि इसका जो अंतिम क्या होगा। कौतूहल, मतलब कौतूहल भी इस तरह का कि बस जल्दी से जल्दी हमें इसका दी एंड पता चल जाए। हमारे अंदर जिज्ञासा भी उत्पन्न करती है, उत्सुकता भी होती है और कौतूहलता भी उत्पन्न होती है। कहानी, साहित्य में कहानी विधा क्या कही जाती है भाई, साहित्य में कहानी विधा क्या कही जाती है। प्राचीन विधा है, लोकप्रिय विधा है, बेकार विधा, अनावश्यक विधा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकप्रिय। लोकप्रिय का मतलब होता है बेटा लोगों में प्रिय, यानी सभी लोगों को प्रिय होती है कहानी। सही बात है भाई, जो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, सभी कहानी को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। सभी लोगों की लोकप्रिय, यानी सभी को प्रिय होती है कहानी सुनना। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस ग्रंथ की कहानियाँ लोकप्रिय हैं।
ये भारत में ये देखिए कादम्बरी की, कथा सरित सागर की, हितोपदेश की, पंचतंत्र की। तो हमारे जो भारत में है पंचतंत्र की कहानियाँ प्रसिद्ध है। देखो बेटा आपने पंचतंत्र की अगर बुक देखी होगी तो उसमें क्या है, छोटी छोटी कहानियाँ लिखी गई है, छोटे बच्चे जिसको पढ़ते हैं। लेकिन वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, वैसे छोटे बच्चों के सिलेबस में वो पंचतंत्र की कहानियाँ दे दी जाती हैं। किस लिए दे दी जाती है, क्योंकि छोटी छोटी कहानियाँ हैं, लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटे बच्चे भी उनके के जो पाठ्यक्रम में लगा दी जाती हैं। लेकिन क्या है कि पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, कहानियाँ छोटी जरूर है लेकिन वो उपदेश, सिद्धांत और संस्कार से भरी हुई कहानियाँ होती है। प्रत्येक कहानी जीवन की कुछ नई सीख देती है, इसलिए हमारे जो पंचतंत्र ग्रंथ है उसकी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है और ये छोटे बच्चों के पाठ्यक्रम में लगाई जाती है। अक्सर बच्चे किससे कहानियाँ सुनते रहते हैं, माँ से, मित्रों से, नानी दादी से, पिता से। तो भाई देख ये तो आप सभी जानते हैं, छोटे बच्चों वाला सवाल आ गया, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। नानी और दादी से, ये तो बच्चों वाला सवाल है, नानी दादी से इसका क्या एक्सप्लेन करूँ। कहानी किसका अंग है, जीवन का है, शिक्षा का है, मानव स्वभाव का है, धर्म का है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो मानव का स्वभाव है, वही मानव का स्वभाव है कहानी पढ़ना और कहानी सुनना। कहानीकार घटनाओं में किसका मिश्रण करता है, कल्पना का, हास्य का, व्यंग्य का, यथार्थ का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से भी कहानीकार है, वो घटनाओं का भी कल्पना होती है। ये तो नहीं है कि कोरी कोरी यथार्थ पर कहानी लिखी थी। हाँ बहुत जैसे कोई ना कोई कहानी हमारे यथार्थ से संपर्क जरूर करती है, मतलब यथार्थ से कनेक्ट जरूर होती है, लेकिन क्या है पूरी यथार्थ पर नहीं आधारित होती, क्योंकि पूरी यथार्थ पर होगी तो फिर वो आत्मकथा ही हो जाएगी बेटा, वो कहानी नहीं रहेगी। कहानी क्या है, कुछ उसमें यथार्थ का भाग होता है, क्योंकि जो घटना जो कहीं घटित होती है उससे ही जो कहानीकार सीखता है। लेकिन फिर उस घटना को पात्र का नाम बदल दिया जाता है भी, जो मान ली जिसकी ज़िंदगी में कहानी घटना घटी उस पात्र का नाम बदल देते हैं, या फिर उस जो घटना जिस स्थल पर घटी है उस स्थल का नाम बदल देते हैं। वैसे कहीं ना कहीं हमारे निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती हैं कहानियाँ। प्रत्येक कहानी हमारी निजी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं हमारे मन के, हमारे दिल को छूती है। आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा बेटा इसका आंसर। किस कहानी की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लिखित कहानी की, मौखिक कहानी की, ऐतिहासिक कहानी की, धार्मिक कहानी की। तो बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मौखिक कहानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका मौखिक कहानी। यानी देखिए प्राचीन कहानी की परंपरा प्राचीन काल से नहीं, बहुत प्राचीन पुराने समय से चलती आ रही है। तो कहानियाँ होती है जैसे कि है ना, कोई पहले हमारे जो, अब हमारे तो नहीं पहले और हमारे होते थे, जैसे पुराने ज़माने में। तो अभी तो फ़ोन आ गए, लेकिन पहले क्या होता था कि कहानी रात को कहानियाँ सुनाते थे। और जो गर्मियों की जो छुट्टियां होती उस समय जा, क्योंकि हमें स्कूल में जाना नहीं होता था, तो इसलिए दादी नानी से या हमारे किसी बुजुर्ग से हम कहानियाँ सुनकर सोते थे। तो मौखिक रूप में बताते थे और बड़ा ही आनंद आता था उन कहानियों को सुनकर। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी, ऐतिहासिक लिखी गई है, धार्मिक लिखी गई है, शिक्षाप्रद लिखी गई है, मनोरंजन प्रधान कहानियाँ लिखी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ऐतिहासिक कैसे शुद्ध लिखते हैं। ये शुद्ध और अशुद्ध में पूछ लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा जैसे ये कैसे बना, इतिहास प्लस में इक, इतिहास प्लस में इक, यानी इतिहास में एक प्रत्यय लगा है तो ऐतिहासिक बना है। जो इस किसी भी शब्द के पीछे हम एक प्रत्यय, आयन प्रत्यय ऐसे लगा देते हैं तो प्रथम इस वर्ण में बढ़ोतरी कर देता है, तो इसका एक आई बन गया ऐतिहासिक। तो ये शुद्ध अशुद्ध में काफ़ी बार पूछ लिया गया है बेटा, इसका ध्यान रखिए ऐतिहासिक। लेकिन इसका आंसर होगा शिक्षाप्रद कहानियाँ। ये शुद्ध अशुद्ध के लिए बस शिक्षाप्रद कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियाँ क्या है, शिक्षाप्रद कहानी, यानी कोई ना मतलब सभी कहानियाँ कोई ना कोई शिक्षा लास्ट में देती है, यानी जो होती कुछ ना कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें। आगे बढ़ते हैं। कहानी का पहला तत्व कौन सा है, कथानक है, पात्रों का चरित्र चित्रण है, संवाद है, भाषा शैली है। तो ये क्या है बेटा, जो है
आप है ना कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। और फिर ये देखा करो कि जिसने पहले पढ़ लिया हो कि हमारे कितने आंसर ठीक हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, अपने खुद का मूल्यांकन किया करो, ठीक है। तो अभी रिवीजन, और एक बार अगर समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से सुन लेना। और मैं ये नहीं कर कि आप बिल्कुल फ्री बैठ के, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो वीडियो चलाकर छोड़ दी, मतलब खाते खाते सुन लें, या कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि कुछ भी, जो मेरी बहनें गृहिणी हैं जो झाड़ू निकाल रही हैं, तो जैसे गाने सुनते हैं ना, ऐसे पेपर नज़दीक है तो बेटा बिल्कुल प्रॉपर में, तो अगर हमें कंपटीशन में, हमें प्रतियोगिता में अगर भागीदार, मतलब अच्छा खासा स्कोर बनाना है, सिलेक्शन लेना है, तो काम करते करते वीडियो सुन लिया करो। और फिर बैठकर जब भी फ्री मिले, जब बैठकर ध्यानपूर्वक सुनने ना, फिर आगे अपनी बुक से पढ़ लेना, ठीक है। तो काम करते करते जैसे गाने सुनते हैं ना, गानों में हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है, काम करते करते सुनने, ऐसे ही अब क्या करो, वीडियो सुनने में आनंद लेने लगो। क्योंकि उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ पर्सन तो आपके दिमाग में होगा कि हाँ हमने वहाँ सुना था और ये उसका आंसर होगा। इसके साथ ही बेटा मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप भी हम बनाने वाले हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि हम आपस में जो भी डाटा होता है, जो हमारी पढ़ाई से संबंधित होता है या कोई नोट्स है, तो हम शेयर करते रहेंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला तत्व तो कौन सा होगा, कथानक, संवाद, पात्रों का चरित्र चित्रण, भाषा शैली। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहला जो इसका है भाग, पहला तो क्या है, कथानक। कथानक का मतलब होता है कहानी की जो घटना होती है ना, वो घटना, मतलब घटना। पात्रों का चरित्र चित्रण होता है कि जो हमारे जो ये है, जिसको हम बोलते हैं फिल्मों में एक्टर, एक्टर नहीं, ऐसी कहानी में पात्र होते हैं, वही इसके एक्टर होते हैं बेटा, अभिनेता अभिनेत्री। तो उनके जो चरित्र कैसा है, साहसी है, मतलब दयावान है, इस तरह की जो है चरित्र चित्रण का पात्रों के दिए जाते हैं। तो पहला तत्व होगा कथानक, और बाकी हम पढ़ेंगे पता चल जाएगा। कथानक के कितने भाग हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, तो कथानक के बेटा 3 भाग है, ठीक है। पहला क्या है, कथानक है, ठीक है। और कुल कितने हैं, 3 है। कहानी के तीसरे भाग का क्या नाम है, जो कहानी का तीसरा भाग है उसका नाम है अंत, ठीक है। एक होता है आरंभ, एक होता है मध्य, एक होता है अंत। पहला कौन सा है बेटा, कथानक, ठीक है। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, कहानी का दूसरा मेथड होता है पात्रों का चरित्र चित्रण। पहला हो गया, क्या हो गया, कथानक हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, पात्रों का चरित्र चित्रण। और तीसरा या फिर होगा अंत होगा, या फिर उसका निष्कर्ष होगा, ठीक है। तो कहानी के कुल कितने तत्व होते हैं बेटा, 3 होते हैं। पात्रों के चरित्र चित्रण में कितने तरीके होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो पात्रों के जो चरित्र चित्रण हैं उनके 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 3। संवाद कहानी के लिए आवश्यक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, अनिवार्य। संवाद कहानी के लिए अनिवार्य यानी जरूरी है। अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी है, कंपल्सरी है, ठीक है। क्योंकि संवाद नहीं होंगे तो भी कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा होता है, नानी से कहानी सुनना, कहानी लिखने का अभ्यास करना, दादी से कहानी सुनना, अच्छी कहानियाँ करना। तो कहानी लेखन से, मान लीजिए हमें भी कहानी सीखना है, हम भी चाहते हैं कि हम भी कहानी लिखें, लेकिन कैसे लिखें, किस प्रकार लिखें, कैसे लिखी जाती है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, इन 4 ऑप्शनों में से आपको ये ढूंढना है। अभी आपने इसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अच्छी, हाँ एक मिनट, हाँ अच्छी कहानियाँ पढ़ना। अब देखिए इसमें जो है, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कुछ तो इसमें भी जा सकते हैं कि भी नानी सुनाते होगी कहानी तो उससे हमें लिखना जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा। देखिए जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं ना, तो हमें उसका क्या होता है कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब आगे पढ़ते पढ़ते क्या आएगा, जैसे हम शीर्षक देख के हम लोग भावित हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं, तो ये ऐसा शीर्षक दिया गया, या फिर कोई पिक्चर देखते हैं तो इसको देखो, पढ़ के देखो, फिर आगे क्या आएगा आगे, और फिर है ना निष्कर्ष जब निकलता है तब तक हम उसमें लगे रहते हैं आगे क्या होगा। फिर कहानी पूरी पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे मन में होता है कि भी हम भी कहानियाँ लिखें, ऐसे तो हम भी लिख सकते हैं। और ऐसे जितनी भी आप कहानियाँ पढ़ोगे तो उससे क्या होगा कि आप जो है कहानी सीखते चले जाओगे, आपके मन में जिज्ञासा होगी। अगर आपने कहानी पढ़ी नहीं, अब कुछ बच्चों को इसमें डाउट होगा, तो ये मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ। अब देख कहानी लिखने का, अब आप कहानी ही नहीं पढ़ोगे
तो आपको लिखने का अभ्यास कैसे होगा? आपको ऐसे आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओगे तो क्या लिखोगे? आपको जब आपने कभी कहानियाँ ही नहीं पढ़ी, आपने यही नहीं पता क्या घटना होती है, क्या पात्र होते हैं, क्या कथानक होते हैं, क्या निष्कर्ष होते, जब इन चीज़ों के बारे में आपको पता ही नहीं है तो आप कहानी कैसे लिखोगे? तो जब आप कहानी पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते आप लिखना भी सीख जाओगे, आपको पता चल जाएगा कहानी के नियम क्या होते हैं, कहानी किस प्रकार की होती है। तो ये सब उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ में आया होगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है? कथानक है, देश काल है, वातावरण है, और पात्रों का चरित्र चित्रण है, संवाद है, क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर की कहानी का जो केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय का बिंदु का मतलब होता है कि मूल, उसका मूल तो तब क्या है? केंद्र, यानी केंद्र का मतलब बीच में जो मुख्य चीज़ क्या है? तो कथानक है। कथानक का मतलब होता है कि पूरी जो हमारी घटना, जिसमें संक्षिप्त कहानी का लंबा चौड़ा रूप, उसमें संक्षिप्त में छोटा जो भूमिका, निष्कर्ष बाद में, पहले उसका छोटा रूप होता है, वो हमारा जो है केंद्र बिंदु होता है। इसके साथ ही बेटा कुछ टॉपिक बचते हैं हमारे जो आर और के हैं, तो वो भी मैं करवाऊंगी। तो मैं चाहती थी कि पहले आपका जो है ये बचे हुए हैं पहले इनको करवा दूंगा, तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये वाले पर्सन जो है मिलने मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप किसी भी टॉपिक पर चाहते हो नहीं मैम हमें ये नहीं पढ़ना, हमें वो पहले चाहिए, तो मैं पहले वो करवा दूंगी। वैसे हमारे पास एग्ज़ाम के जो है 15 दिन बचते हैं, 15, 16, 20 दिन जितने बचते हैं, तो हम मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बेटा इस बात की गारंटी है कि मेरी हर एक वीडियो आपको कम से कम 1 नंबर तो दिलाएगी। ये मेरा पूरा दावा है कि मेरी हर एक वीडियो आपको 1 नंबर जरूर दिलाएगी। जितनी भी मैं वीडियो डालूंगी, हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ये नहीं कि आपका टाइम खराब करवा रही हूँ, किधर से भी उठाया डाल दिया। करने को तो मैं प्रीवियस ईयर डाउनलोड मारती और करवा देती, लेकिन मुझे पता है कि बेटा प्रीवियस ईयर का कुछ आना जाना नहीं है, क्योंकि सिलेबस बदल चुका है, कुछ नहीं आने वाला। हाँ ये बात है कि व्याकरण का कुछ भाग आपको देखने को मिल सकता है या फिर जनसंचार का, लेकिन जो एनसीईआरटी की आरोहितान वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए बेटा मैं नहीं चाहती कि मैं आपका टाइम भी खराब करूं और अपने जो है ये कर, लेकिन मैं ये डाटा जो है इधर उधर से कलेक्ट करके ला रही हूँ आपके लिए। इसमें मैं चाहती हूँ कि जितना भी आप अगर आप टाइम दे रहे हो पढ़ाई को, तो आपका टाइम सार्थक होना चाहिए। इस बात की गारंटी बेटा, जो भी आप वीडियो देखोगे हर एक वीडियो से आपको 1 नंबर तो पक्का से पक्का मिलेगा। कोई भी वीडियो मैंने फिजूल की नहीं डाली है, हर एक वीडियो आपको नंबर दिलाएगी, इतनी तो गारंटी है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि मतलब नहीं मैम हमारा वो जो है विषय मतलब वो टॉपिक हमारा कमज़ोर है, तो उसको मैं पहले करवा दूंगी। तो मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आएगा कि हर एक वीडियो मेरी बड़ी ही सार्थक है। मैं अपने मतलब तारीफ नहीं कर रही, खुद आपको पता चल जाएगा जब आप मेरी सारी वीडियो देखोगे। तो हाँ भाई मैडम ने वाकई में बड़ी अच्छी जो है वीडियो बनाई है। और देखिए मैंने खुद पाठ्यक्रम का जो है निष्कर्ष निकाला कि पाठ्यक्रम क्या दिया है केवीएस ने, और इसके साथ हरियाणा स्क्रीनिंग का भी मैंने देखा, वो भी इससे 70% कम से कम 75% पाठ्यक्रम मिल रहा है। तो वहाँ भी आपको इससे फ़ायदा मिलेगा और यहाँ भी फ़ायदा, दोनों जगह आपका फ़ायदा है, नुकसान आपका कहीं नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। कहानी का कौन सा तत्व उसे प्रमाणिक और रोचक बनाता है? संवाद, कथानक, देश काल, और वह है उद्देश्य है। तो ये क्या ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही आंसर हो जाएगा कि कहानी का जो देश काल है वो आपको रोचक, कहानी को प्रमाणिक रोचक बनाता है। तो ये है भाई। आगे अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अभी हमने पढ़ लिया, ये हमारे 19 प्रश्न यहाँ पूरे होते हैं और फिर आपको एक वीडियो और देखने को मिलेगी। हमारा कहानी हमारे जीवन का अंग है, क्या है? अविभाज्य है, ठीक है, अविभाज्य। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव को क्या करना चाहता है? बांटना चाहता है। कहानी मानव जीवन की वृत्तियों को शांत करती है, जिज्ञासा, उत्सुकता एवं कौतूहल को शांत करती है। आगे बढ़ते। कहानी साहित्य में कहानी विधा क्या कही जाती है? भाई ये लोकप्रिय विधा है, सभी को प्रिय है। भारत में किस ग्रंथ की कहानियाँ लोकप्रिय हैं? पंचतंत्र की कहानियाँ जो है लोकप्रिय है। अक्सर बच्चे किससे कहानियाँ सुनते हैं? दादी नानी से सुनते हैं। कहानी किसका अंग है? मानव स्वभाव का जो है कहानी अंग है। कहानीकार घटनाओं में किसका मिश्रण करता है? कल्पना का मिश्रण करता है। किस कहानी की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है? मौखिक कहानियों की जो है परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई है? पंचतंत्र में शिक्षाप्रद कहानियाँ लिखी गई है।
कहानी का पहला तत्व क्या है? कथानक है भाई। कथानक के कितने भाग है कथानक के? तो कथानक के है 3 भाग हैं। कथानक के कितने भाग हैं? 3 भाग। कहानी के तीसरे भाग का क्या नाम है? कहानी के तीसरे भाग का नाम है अंत। ठीक है। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? कहानी का दूसरा पात्रों का चरित्र चित्रण। ठीक है, आगे बढ़ते। पात्रों के चरित्र चित्रण के कितने तरीके हैं? पात्रों के चरित्र चित्रण के 3 तरीके हैं। संवाद कहानी के लिए क्या है? अनिवार्य है, जरूरी है। और जो है जो कंपलसरी, जिसको आपको इंग्लिश में बोलते हो। कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका क्या है? कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर अच्छी कहानियाँ पढ़ना। ध्यान दीजिए बेटा, फिर बोल रही हूँ कि ध्यान दीजिए तो अच्छी तरह इसको, उस बात को फिर मत जाने दिया, क्योंकि वो महत्वपूर्ण बात रहने में। कहानी का अभ्यास नहीं होगा, कहानी पढ़ना। क्या आएगा? कहानी कहीं आप इसमें गलत कर दो, यहाँ गलती नहीं करना है। कहानी सीखने का सबसे कारगर तरीका है अच्छी कहानियाँ पढ़ना। मैंने ये आपको बता दिया था, क्योंकि कहानी आप पढ़ो ही नहीं तो लिखोगे कैसे, अभ्यास कैसे? पहली कहानियाँ, जितनी कहानियाँ पढ़ोगे सीखते जाओगे, ऐसे ही आप कहानी लिखने की आपको योग्यता है आपके जागृत हो जाएगी आपके अंदर। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है? कथानक है। क्या बेटा? कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक है। कहानी का कौन सा तत्व प्रामाणिक और रोचक होता है? देश का जो है प्रामाणिक और रोचक होता है। तो यहाँ हमारे 19 प्रश्न पूरे होते हैं बेटा। तो चैनल को लाइक कर दिया करो भाई, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, बिल्कुल फ्री आपको कोर्स दे रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि जितना से जितना आपको सीखने को मिले। तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है। और अपनी जो भी ज़रूरत को, आपको वीडियो कैसी लगी, क्या सुधार की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हो मैम हमसे ऐसे नहीं, मैं ऐसे पढ़ना, तो वो भी मैं अपने आप में सुधार लेकर आऊँगी। मैं आपसे भी बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, ना कि मैं आपको सिर्फ सिखाना। हम आपस में सीख रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। 2000 में आपकी नौकरी, आपकी जॉब पक्की हो जाए, सभी को जॉब मिले। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बेटा। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। इससे पहले हमने कहानी कैसे लिखी वो वीडियो डाल दी है, और ये हमारा सेकंड पार्ट है। ये है हमारा कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें, और ये हमारे पाठ हैं अभिव्यक्ति और माध्यम यानी जनसंचार की, जो हमारी 3rd बुक है NCERT की, जो +1 +2 दोनों की कंबाइन है, वहाँ से हम कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारे KVS TGT PGT हरियाणा स्क्रीनिंग TGT PGT सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियो डाली हुई है, बिल्कुल फ्री कोर्स प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं आपका KVS TGT PGT और हरियाणा TGT PGT स्क्रीनिंग का। ठीक है। तो आप इसके चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को लाइक करते हुए चलें। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। कहानी और नाटक कैसी विधाएं हैं? समान है, अलग अलग हैं, विपरीत हैं, मिलती जुलती हैं? तो कहानी और नाटक जो है अलग अलग क्या है बेटा? विधाएं हैं, अलग अलग विधाएं हैं। कहानी गद्य साहित्य का कैसा रूप है? सुसंगठित है, असंगठित है, विशृंखलित है, अनुकीर्त है? तो बेटा ऑप्शन नंबर इसका 1 यानी A सही रहेगा। कहानी गद्य साहित्य का सुसंगठित रूप है, यानी कि आपस में मतलब व्यवस्थित रूप से जो है चलता है, गठित सुसंगठित रूप में मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कहानी नाटक जीवन की है, क्या है? व्याख्या है, समस्या है, कहानी है, अनुकृति है। यानी नाटक जीवन की क्या है? तो कहानी जो है नाटक जीवन की अनुकृति है। यानी नाटक जीवन की क्या है? अनुकृति है। हम कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें, नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए, नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए, सजीव, निर्जीव,
कठपुतली रूढ़। तो जो है कहानी में सजीव पात्र होने चाहिए, तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो पात्र बोलेंगे ही नहीं तो कहानी जो है आगे कैसे बढ़ेगी। कहानी के जो है सजीव पात्र ही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। निर्जीव पदार्थों पर कहानियाँ नहीं लिखी जाती। जो निर्जीव पदार्थों पे जो है कविताएं तो हम लिख सकते हैं, लेकिन कहानी लिखना नामुमकिन सी बात हो जाती है। नाटक में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो नाटक में जो होती है मंच सज्जा की। देखिए अब आपके मन में कंफ्यूज होगा, भाई मंच सज्जा नहीं, ये क्यों नहीं आया बाकी के ऑप्शन। जो कथानक है, ठीक है, नाटक में किस तत्व की प्रधानता? कथानक कहानी में भी होता है, ठीक है, और लिखते हुए उसे उसकी भाषा भी होती है, निबंध की भाषा होती है। निबंध भाषा तो हर एक उपन्यास की होती है, आत्मकथा की भी होती है, जीवन हरेक की जो है हर एक विधा की भाषा होती है। लेकिन अंतर कहाँ आता है बेटा? मंच सज्जा, क्योंकि नाटक में ही हम मंच सजाते हैं, बाकी कहानी में नहीं, उपन्यास में नहीं और निबंध में नहीं। क्योंकि मंच हम इसलिए सजाते हैं क्योंकि नाटक को हम जो है प्रस्तुत करते हैं। तो इसका ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूज है तो मैंने समझाने की कोशिश करी है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये तरीका मेरा पसंद आया होगा, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाटक को मंच पर क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है, देखा जाता है, अभिनीत किया जाता है। तो जो बेटा नाटक को जो है मंच पर अभिनीत किया जाता है। तो बेटा ध्यान दीजिए, अभिनीत मतलब देखिए अभिनीत क्या होता है? अभिनीत का मतलब होता है जैसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फिल्म देखी, ठीक है, वहाँ अभिनेता होते हैं, अभिनेत्री होती है, तो वो अपना क्या है रोल अभिनीत करती है, नहीं अपना रोल जो है प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ से समझिए नाटक को जो मंच पर अभिनीत किया जाता है यानी अभिनय किया जाता है। अभिनीत का मतलब होता है अभिनय किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप रामायण को हम दिखा रहे हैं नाटक के रूप में, यानी मंच पर रामायण दिखा रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे कोई अभिनय करता है, राम का करता है, कोई सीता का करता है, कोई रावण का करता है, तो वो क्या होता है कि वो जो हमारे जो आज की वर्तमान के जो पात्र है वो प्राचीन काल की जो हमारी जो थी रामायण है, महाभारत, तो उसके अनुसार जो है अभिनय करते हैं, उसमें जो ढल जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कहानी को नाटक में रूपांतरित करना सहज कार्य, लिखित कार्य, कठिन कार्य, वाचन कार्य, कैसा कार्य है? तो जो है कहानी को नाटक में रूपांतरित करना क्या है? एक कठिन कार्य है। क्या है बेटा? कठिन कार्य है, क्योंकि जो है सबके बस की बात नहीं होती। कहानी को नाटक में रूपांतरित थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय उसके कथानक का किस आधार पर विभाजन किया जाता है? संवाद के आधार पर, समय और स्थान के आधार पर, पात्रों के आधार, भाषा शैली के आधार पर। तो ये होगा समय और स्थान के आधार पर। देखिए ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिए। कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय उसके कथानक का किस आधार पर विभाजन के। देखिए मान लीजिए कहानी है और उसमें हम नाटक में बदल रहे हैं उसकी कथानक को, तो किस पर है? समय और स्थान, यानी समय कौन सा होना चाहिए और स्थान कौन सा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उस समय कुछ होता होगा, आज कुछ होता, लेकिन क्या है कि हमें जो है जो यथार्थ की घटनाएं होती है, बिल्कुल तो ऐसा नहीं कि हम सारी की सारी कल्पनाएं कर दें। क्योंकि अगर हम महाभारत में रामायण दिखा रहे हैं, रामायण में महाभारत दिखा रहे हैं, तो फिर ये गलत हो जाएगा, उसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि ये जो दर्शक को ये लगेगा कि ये क्या बकवास दिखा रहे हैं। और स्थान यानी स्थान भी निर्धारित होता है, तो दोनों का ही महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है। कथा वस्तु में किन का लेखा जोखा होता है? चरित्रों का, संवादों का, वार्तालाप का, घटनाओं का। कथा वस्तु में किन का लेखा जोखा होता है? तो भाई होता है, देखिए चरित्रों का, संवादों का, वार्ता, घटनाओं का। किसका होता है बेटा? घटनाओं का। क्योंकि जो होता है कथा वस्तु, जो हमारी कथा वस्तु लिखी जाती है ना, जो मान लीजिए जिस कथा वस्तु किसी पर हम वो बना रहे हैं, नाटक बनाने जा रहे हैं, तो उसमें जो है घटना होना जरूरी है, यानी कोई घटना घटती तो होनी जरूरी होती है। क्योंकि देखिए मान लीजिए मैं रामायण का उदाहरण दे रही हूँ।
मान लीजिए उसमें युद्ध हुआ था तो वो भी घटना घटित हुई थी ना, जैसे राम और रावण का या फिर महाभारत का हुआ था, तो घटना घटित होना जरूरी हो। जब कोई घटना ही नहीं होगी तो हम उसको दिखाएंगे कैसे, और वो भी जो है कोरी कोरी काल्पनिक नहीं, उसकी वास्तविकता से संबंध कहीं ना कहीं होना चाहिए। चीफ की दावत के लेखक का क्या नाम है? भीष्म साहनी है, प्रेमचंद है, उदय प्रकाश, निर्मल वर्मा है। जो चीफ की दावत है उसकी जो है भीष्म साहनी, यानी चीफ की दावत की जो है कहानी वो है किसका, जो लेखक का नाम है भीष्म साहनी है। चीफ की दावत आपने पढ़ी होगी। टोबा टैक्सी कहानी के लेखक का क्या नाम है? जो टोबा टैक्सी कहानी है उसके लेखक का क्या नाम है बेटा, बताइए। उसका जो लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेटा, जब आप है ना प्रश्न उत्तर हल करने बैठो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। अगर किसी के पास ये प्रश्न नहीं है तो इसको आप लिख भी सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप लिखने का टाइम नहीं है तो इस वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिए। अगर एक बार आपको देखने से याद नहीं हो रहा तो मैं ये नहीं कि स्पेशल आप वीडियो देखने बैठे, एक बार तो मान लिया आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, लेकिन उसके बाद जैसे आप खाना खा रहे हैं, कोई भी घर का काम कर रहे हैं, तो ऐसे गाने की तरह सुन लोगे ना तो भी आपको याद हो जाएंगे। इतने मुश्किल प्रश्न नहीं है, लेकिन ध्यान रहे बेटा, इनको इतना लाइटली भी ना ले कि आपका प्रश्न गलत हो जाए। तो इसलिए हर एक छोटी छोटी चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और आपको क्या पढ़ना है किसमें, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि जो आपका जो अभी पेपर हुआ था प्रमोशन वालों का, जो उस डिपार्टमेंट वालों को क्या आया था, वो वीडियो आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। इसके साथ ही मैंने आरो भाग 1, 2 और वितान भाग 1, 2 की वीडियो भी डाली हुई है, वो भी आपके लिए काफ़ी सार्थक, काफ़ी आपको सहायता मिलेगी वहाँ से, तो आप उसको भी जाकर जरूर देखें। ईदगाह कहानी के लेखक का क्या नाम है? भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद। जो ईदगाह कहानी है उसके लेखक का नाम क्या है बेटा? प्रेमचंद। और ईदगाह कहानी आपने दिखा, ईदगाह के जो ईद के समय पर किस तरह वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है, और एक छोटा सा बच्चा, बड़ी उसमें आदर्शवादी कहानी है, किस तरह से एक संस्कारी बच्चे की जो खिलौने से ललायत न होकर और अपनी दादी के बारे में सोचता है कि मेरी दादी की रोटी बनाते हुए उंगली जल जाती है। तो ये कहानी काफ़ी आदर्शवादी कहानी है। इनमें से प्रेमचंद की कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ, यानी कि जो ये प्रेमचंद की चारों कहानी किसकी? प्रेमचंद की। इतना याद रखिए, ठीक है, चारों की चारों किसकी? प्रेमचंद की। और प्रेमचंद ने लगभग 300 से प्लस कहानियां लिखी है, ठीक है। तो उसमें से कहानी का मतलब नाटक बना है, उस कहानी का नाटक मतलब लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो उसमें देखना, कफन का, मंत्र का, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, जो आपकी रहेगी, यानी कफन कहानी का जो है नाटक प्रस्तुत किया गया है। नाटक में इस बात का ध्यान रखें, बार IMP लगा ले, इस प्रश्न को बार बार ये पूछा गया है, ठीक है बेटा, IMP लगा लेना इसे। इनमें से किस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ है? जैसे यहाँ प्रेमचंद की का किसका हुआ? कफन का। लेकिन इसमें किसका हुआ है बेटा? तो इसका हुआ है रुपया तुम्हें खा गया। और रुपया तुम्हें खा गया किस लेखक की है? भगवती चरण वर्मा की है। भगवती चरण वर्मा, रुपया तुम्हें खा गया। और रुपया तुम्हें खा गया किसका जो है, इसका जो है नाट्य रूपांतरण किया गया है, यानी इस कहानी में नाटक भी प्रस्तुत किया गया है, इतना याद रखें। इनमें से किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है? अभी रुपया तुम्हें खा गया उसका भी हुआ है, किसका है? भगवती चरण वर्मा का। कफन का भी हुआ, किसका है? प्रेमचंद की है। इनमें से किस, फिर बाकी इसमें से किसका हुआ है? मोहनदास का। शतरंज के खिलाड़ी, बड़ी दीदी, नमक, तो इसमें हुआ है बेटा मोहनदास का। मोहनदास। और मोहनदास के जो लेखक है उसका क्या नाम है? तो मोहनदास के लेखक का नाम है उदय प्रकाश। तो इसमें 3 कहानियां का हुआ है, कफन का, प्रेमचंद, रुपया तुम्हें खा गया, भगवती चरण वर्मा, मोहनदास, उदय प्रकाश, तो इनका हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? कफन, बड़े साहब, दुविधा, मोटे राम। तो इनमें से जो दुविधा है जो प्रेमचंद की नहीं है, कफन भी है, बड़े भाई साहब भी है, और मोटे राम शास्त्री भी जो है प्रेमचंद की है। अगर आप चाहते हैं ना बेटा कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी अगर आप चाहते हो। लेकिन आपका व्यू क्या रहेगा,
तो अगर तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहते नहीं मैम हम तो कर लेंगे तो फिर मैं रहने देती, फिर मैं नहीं बनाऊंगी। इनमें से किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है? धूप का टुकड़ा, नमक, काक की पिंजरे की उड़ान। तो इसमें से हुआ है बेटा धूप का टुकड़ा। किसका हुआ? धूप का टुकड़ा। अब तक हमने 3 कहानियों का नाट्य रूपांतरण पढ़ लिया, अभी चौथी कहानी आई है धूप का टुकड़ा। तो धूप का टुकड़ा है निर्मल और मक्खन। देखिए फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। कफन का रुपया तुम्हें खा गया, मोहनदास, धूप का टुकड़ा, इन 4 कहानियों का नाटक जो है रूपांतरण हुआ, यानी नाटक लिखा गया, नाटक प्रस्तुत किया गया है इन 4 कहानियों का। ठीक है। समय और स्थान के आधार पर कहानी को किन रूपों में लिखा जाता है? संवादों के रूप में, देश काल के रूप में, और जो है भाषा शैली के रूप में, दृश्यों के रूप में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा डी, यानी जो समय और स्थान और समय के आधार पर दृश्यों के रूप में हम जो है इसके रूपों में लिखते हैं। स्थान और समय के आधार पर कहानी को किन रूपों में लिखा जाता है ना? दृश्य रूपों में लिखा जाता है, यानी दृश्य जो है उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। नाट्य का प्रत्येक दृश्य कैसा लगना चाहिए? कथानक का आरंभ, कथानक का हिस्सा, कथानक का मध्य, कथानक का अंत। जो नाटक का प्रत्येक दृश्य कैसा लगना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, कथानक का हिस्सा होना चाहिए, यानी कि जो है नाटक का कोई भी दृश्य अगर हमें प्रस्तुत करना है तो वो उसका हिस्सा, यानी उससे कनेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें जो है आप किसका भाग दिखा रहे हो उसमें दूसरी कहानी का दिखा रहे हो, यानी एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम किसी योद्धा का दिखा रहे हैं, तो मान लीजिए यानी कोई भी कहानी, पहले उसके बचपन का, फिर उसकी जवानी का, फिर बुढ़ापे का, या फिर ऐसा होना चाहिए कि जैसे पहले वो किसी प्रकार बहादुरी से लड़ा, फिर कैसे उसने विजय प्राप्त करी, या फिर हारा भी तो वो संघर्ष के साथ हारा, यानी एक उत्सुकता होनी चाहिए कहानी के अंदर। ये नाटक हो चाहे कहानी, उत्सुकता होनी चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए। ये नहीं कि नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है और जो दर्शकों को आनंद नहीं आ रहा वो उठ कर चले जाते और कोई वहाँ बैठे ही नहीं, यानी वो है कि जैसे पूरी भीड़ को एकाग्रता के साथ बांध दे, ऐसा जो है नाटक प्रस्तुत करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो रहा बार बार, आगे बढ़ते हैं। दृश्य अगले दृश्य के लिए क्या तैयार करता है? दृश्य अगले दृश्य के लिए क्या तैयार करता है? भूमिका, भाषा, संवाद, परिवेश। दृश्य अगले दृश्य के लिए क्या तैयार करता है? तो दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका तैयार करता है। यानी मान लीजिए एक दृश्य दूसरी भूमिका मतलब क्या होती है कि जैसे हम भूमिका पढ़कर ही हमें पता चल जाए कि इसमें जो है जितनी बहुत सारी यानी कथानक बड़ा रूप उसका छोटा करना, भूमिका क्या होती है उसकी छोटी होती है, यानी छोटा रूप होता है भूमिका। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के लिए कैसे तरीके हैं? यानी विभिन्न प्रकार के विवरण है उस नाटक में स्थान देने के लिए कैसे तरीके हैं? सामान्य है, अलग अलग है, एक दूसरे से संबंधित है। जो विभिन्न प्रकार के विवरण है उनमें स्थान देने के लिए जो है अलग अलग जो है तरीके हैं, अलग अलग तरीके मतलब जैसे कि विवरण हम कई तरीकों से एक चीज को प्रस्तुत कर सकते हैं। नए लेख संवादों का कहानी के मूल संवादों के साथ क्या संबंध होना चाहिए? यानी नए लिखे संवाद है, हमारे नए लिखे संवाद है और कहानी के मूल का मतलब होता है जरूरी संवाद, उनका क्या संबंध होना चाहिए आपस में? तो ऑप्शन मेल खाने वाला। अभी मैंने बताया ना कि जैसे कोई 2 पात्र हैं आपस में मान ले संवाद बोल रहे हैं, यानी अपना अपना वाक्य बोल रहे हैं, तो वहाँ पर एक सजीवता होनी चाहिए। मान ले उसने प्रश्न कुछ किया तो उसका उस प्रश्न और उत्तर का आपस में संबंध होना चाहिए, ना कि वो कुछ बोल रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का मेल खाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि जो है देखने वाले बिल्कुल उसमें रम जाए और उनको एक यथार्थता लगे, भी काल्पनिक नहीं लगे, बिल्कुल जैसे वो क्यों घटना अभी घटित हो रही हो, उनको आनंद आना चाहिए। नाटक के संवाद कैसे होने चाहिए? विस्तृत होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, कठिन भाषा होनी चाहिए, छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। जो है छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए, क्योंकि अगर देखिए हमारे नाटक में संवाद है, कोई वाक्य बोल रहा है यानी कोई लाइन बोल रही है, तो इतने लंबे चले जाएं कि जो अगले वाला या तो उसको भूल जाए या किसने पूछा क्या है, इसने क्या बोला है,
और या फिर सुनने वाले भूल जाइए, क्या कहानियाँ कैसे मतलब कहानी की तरह पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है, छोटे भी होने चाहिए, यानी सबको समझ में आ जाए, लेकिन प्रभावपूर्ण, यानी उसमें प्रभावित हो जाएं, सुनने वाले प्रभावित हो जाएं, प्रभाव छोड़ जाएं, ऐसे वाक्य होने चाहिए और उनका अर्थ भी निकलना चाहिए। ईदगाह कहानी में हामिद नामक पात्र किस वस्तु का जिक्र नहीं किया है? खान पान का, वातावरण का, कपड़ों का, बोलचाल का। जो ईदगाह कहानी है, जो एक छोटे बच्चे की कहानी है, और उसमें ईद के अवसर पर वो खुद के खिलौने ना खरीद कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है कि किस प्रकार दादी की उंगलियां जल जाती है और मैं उनके लिए चिमटा लेके जाऊंगा। तो ये बड़ी ही मार्मिक और संस्कारी कहानी है। तो इसमें किसी ने पढ़ी है उनके लिए मतलब उन्होंने तो को और जो है पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी तो थोड़ा सा बता देती हूँ। तो उनमें किसका जिक्र नहीं हुआ है? तो कपड़ों का जिक्र नहीं हुआ है, क्योंकि खान पान में क्या है, वो दोस्त है आपस में, छोटे बच्चे हैं तो वो मिठाई खरीद रहे हैं, और बोलचाल तो है भी, बातचीत हो रही है। वातावरण है वो क्योंकि ईद का अवसर है, जो ईद का त्योहार है, लेकिन कपड़े, वहाँ पर कपड़ों का जिक्र नहीं हुआ है, कपड़े जो है नहीं खरीदे जा रहे हैं। ठीक है। नाटक में अभिनय किसका काम है? पात्र का, निर्देशक का, लेखक का, दर्शक का? जो है नाटक में अभिनय निर्देशक का काम है, यानी निर्देशक ही जो है जो नाटक का जो अभिनय नाटक लिखता है, वो किस प्रकार से पात्रों को कौन सा रोल करवाना है, कौन सी उनकी वेशभूषा, ये सभी जो है निर्देशक जो है तय करता है। आगे बढ़ते हैं। नाटक में चरित्र चित्रण और संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? अभिनय, संवाद, देश काल, ध्वनि और प्रकाश। नाटक में चरित्र चित्रण और संवेदनात्मक प्रभाव करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसमें आवश्यक है बेटा ऑप्शन नंबर डी, यानी ध्वनि और प्रकाश होना चाहिए। जब ध्वनि और प्रकाश ही नहीं होगा तो नाटक जो है नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। प्रकाश का होना भी जरूरी होता है। स्वगत कथन के स्थान पर आजकल किसका प्रयोग किया जाता है? वॉइस ओवर का, वॉइस वीक का, वॉइस का, चेस वॉइस का। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, वॉइस ओवर का स्वगत कथन के आधार पर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आगे भी और करने हैं, लेकिन एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, कहानी और नाटक कैसी विधाएं हैं? अलग अलग हैं। कहानी गद्य साहित्य में कैसा रूप है? सुसंगठित रूप है। आगे बढ़ते हैं। नाटक जीवन की है क्या है? अनुकीर्ति है। नाटक जीवन की क्या है? अनुकीर्ति है। नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए? सभी जानते हैं, सजीव होने चाहिए। नाटक किस तत्व की प्रधानता होती है? नाटक में जो है मंच सज्जा की प्रधानता होती है। नाटक को मंच पर क्या किया जाता है? अभिनीत किया जाता है, मतलब अभिनय किया जाता है, रोल किया जाता है। ठीक है, जिसको आप रोल बोलते हो। कहानी को नाटक में रूपांतरित करना है क्या है? कठिन कार्य। क्या है? कठिन कार्य है। सहज कार्य तो नहीं भी, छोटा मोटा कार्य तो नहीं है, क्योंकि नाटक में होगी। कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय कथानक का किस आधार पर विभाजन किया जाता है? तो कथानक का समय और स्थान के आधार पर है विभाजन किया जाता है। देखिए भाई, अब टेलीग्राम ग्रुप भी बनाने वाले, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। मैं लिंक डाल दूंगी इसमें, जो है मैं वीडियो के पास इसमें लिंक डाल दूंगी। आप जो है टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी आपकी परीक्षा से संबंधित। ठीक है। कथा वस्तु में किन का लेखा जोखा होता है? चरित्रों का, वार्तालाप, संवाद, घटनाओं का। जो है ऑप्शन है घटनाओं का कथा वस्तु में लेखा जोखा होता है। घटनाओं का क्या होता है? लेखा जोखा होता है। चीफ की दावत लेखक का क्या नाम है? चीफ की दावत का लेखक का नाम है भीष्म साहनी। टोबा टेक्स कहानी के लेखक का क्या नाम है? टोबा टेक्स कहानी के लेखक का नाम है मंटो। क्या नाम है बेटा? मंटो। ईदगाह कहानी लेखक का क्या नाम है? ईदगाह कहानी लेखक का नाम है प्रेमचंद। सभी जानते हैं प्रेमचंद ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इनमें से प्रेमचंद किस कहानी का नाट्य रूपांतरण किया है? तो प्रेमचंद की कफन है। और इसमें से किसका हुआ भाई? इनमें से जो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 14, रुपया तुम्हें खा गया। और ये इसके जो लेखक का नाम क्या है?
भगवती चरण वर्मा ने इसको रुपया तुम्हें खा गया, इसके लेखक है और इसका नाटक जो है बना है, कहानी के ऊपर रूपांतरण किया गया है। इनमें से किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है? तो मोहनदास का हुआ है। और इसके लेखक का नाम क्या है बेटा? इसके लेखक का नाम है उदय प्रकाश। क्या नाम है? उदय प्रकाश। ठीक है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? तो इसकी जो है दुविधा जो है प्रेमचंद की नहीं है। कफन भी है, बड़े भाई साहब भी है, मोटे राम शास्त्री भी है। एक बात बता दो बेटा, अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना कि मैडम हम उस टॉपिक पर दिक्कत आ रही है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊँगी। और कुछ बच्चों को ये नहीं पता कि अब हमें क्या क्या जो हमें पिछले जो पेपर हुए हैं, अभी फिलहाल पूरे पेपर हुआ है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, कहाँ से क्या आया था और आपको क्या पढ़ना है। और अभी जो है वो आरोह वितान की भी मैंने काफ़ी वीडियो डाली हुई है और व्याकरण से संबंधित वहाँ आपको बहुत सहायता मिलेगी। अगर आपने सारी वीडियो देखी तो मेरी हर एक वीडियो से आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा, इसका मैं पूरा दावा कर सकती हूँ। क्योंकि बेटा पहले मैंने पूरे पाठ्यक्रम को देखा है कि कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, इसका सिलेबस क्या है, पूरा मैंने अध्ययन किया है, निष्कर्ष निकाल के मैंने वीडियो बनानी शुरू हुई। ये नहीं आपको उलूल फुजूल में ऐसी जानकारी दे रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हर एक वीडियो आपको 1-2 नंबर दिलाएगी, मेरा आपसे बिल्कुल ये दावा है। कोई भी आप मेरे साथ समय खराब नहीं कर रहे हो। अगर आपने ध्यान से सारी वीडियो देखी तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा बेटा। हर एक वीडियो मेरी 1-2 नंबर आपको दिलाएगी। ऐसे नहीं कि क्योंकि मैंने पहले पाठ्यक्रम को देखा, उसको समझा, फिर मैंने वीडियो डालनी शुरू की है। और बिल्कुल फ्री कोर्स करवाया जा रहा है, कोई पैसा नहीं लूँगी। जितना हो सके जितनी वीडियो डालूँगी आपको हर एक वीडियो से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। रही बात हरियाणा स्क्रीनिंग आने वाला है, वो वहाँ तक हम पूरा आराम से सिलेबस कर लेंगे। उसके लिए भी आप चैनल से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको जो है वहाँ पूरा जो गारंटी के साथ आपको सब कुछ दे। लेकिन ये ईमानदारी की बात है ये कि भाई आपको ये नहीं कि आप ऐसे ही ओरल रूप में देखें, एक बार वीडियो को देखें फिर उसको समझे 2-3 और पूरी तरह याद करें। तब ये नहीं कि मैडम हमने आपकी वीडियो देखी थी कुछ प्रश्न नहीं मिला, ऐसा नहीं। लेकिन आपको क्या पूरी ईमानदारी के साथ देखोगे तो पक्का आपको नंबर मिलेगा। इनमें से किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ? धूप का टुकड़ा का हुआ है बेटा। किसका हुआ है? धूप का टुकड़ा का हुआ है। और फिर धूप का टुकड़ा किसकी है? धूप का टुकड़ा बेटा है निर्मल वर्मा की। किसकी है? निर्मल वर्मा की। समय और स्थान और समय के आधार पर कहानी को किन रूपों में लिखा जाता है? समय और स्थान के आधार पर कहानी को दृश्यों के रूप में लिखा जाता है। नाटक का प्रत्येक दृश्य कैसा लगना चाहिए? नाटक का प्रत्येक दृश्य कैसा लगना चाहिए? नाटक का प्रत्येक दृश्य जो है उसका ऑप्शन नंबर बी नहीं हिस्सा होना चाहिए। नाटक का प्रत्येक दृश्य का एक हिस्सा होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। यानी कि आप इधर कहीं महाभारत का दिखा रहे हैं, कभी रामायण का, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि दृश्य अगले दृश्य के लिए क्या तैयार करता है? दृश्य अगले दृश्य के लिए क्या तैयार करता है? दृश्य अगले दृश्य के लिए ऑप्शन भूमिका तैयार करता है। क्या तैयार करता है? भूमिका तैयार करता है। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने कैसे तरीके होते हैं? विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के लिए कैसे तरीके हैं? सामान्य है, अलग अलग है, एक दूसरे से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी है। यानी कि हम एक दूसरे के क्या है ये प्रश्न को समझिए। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के लिए कैसे तरीके हैं? भाई हम उसको अपने तरीके से जो है देखिए, कहानी जो है उसकी घटना बदलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या हम अपने तरीके से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। नए लिखे संवादों का कहानी के मूल संवादों से क्या संबंध है? भाई जो नए लिखे संवाद है उसका कहानी के मूल संवादों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? कैसे संबंध होना चाहिए? तो उनके साथ बेटा मेल खाने वाले, यानी जो आप संवाद नहीं लिखे लेकिन मूल संवाद जो कहना क्या चाहता है उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, मेल खाने वाला होना चाहिए। यानी उनका अर्थ जो है अर्थ भी ना बदले और उनका अर्थ भी समझ में आ जाए और मेल भी खा जाए, उसको समझ में भी आ जाए।
नाटक के संवाद कैसे होने चाहिए, विस्तृत, लंबे, कठिन भाषा में। तो नाटक के संवाद छोटे होने चाहिए, सबको समझ में आ जाए, और प्रभाव यानी जिज्ञासा हो, यानी प्रभाव छोड़ जाए। ये नहीं कि इतने लंबे लंबे वाक्य बना दिए, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, ना तो सुनने वालों को समझ में आ रहा है, नहीं वो सामने वाले पात्र को आ रहा है। तो छोटे होने चाहिए और प्रभावशाली होने चाहिए, ताकि जो है देखने वालों का जो है मन को जिज्ञासा हो जाए, उत्सुकता हो जाए, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, उनको एक मज़ा आ जाए, वो उसमें बिल्कुल खो जाए, जैसे कि अभी ये घटना हमारे सामने घटित हो रही है। ईदगाह कहानी में हामिद नामक पर किस वस्तु का जिक्र नहीं करा, जो है ईदगाह कहानी, जो हामिद नाम का पात्र है, एक छोटा बच्चा है, वो मैंने बता दी, छोटा बच्चा हामिद, उसने जो है कपड़ों का जिक्र नहीं किया है। नाटक में अभिनय क्या है, पात्र है, निर्देशक है, लेखक है, दर्शक। नाटक में जो अभिनय है वो है निर्देशक का काम है। किसका काम है, अभिनय का निर्देशक का काम है। नाटक में चरित्र चित्रण और संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न के लिए क्या आवश्यक है, भाई जो है नाटक में चरित्र चित्रण और संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ध्वनि और प्रकाश होना जरूरी है। देखिए भाई, वहाँ पर अगर ध्वनि नहीं होगी, किसी को सुनाई नहीं देगा, तो फिर क्या है, और प्रकाश भी दिखाई देना चाहिए। तो इसके साथ ही जो मेन आवश्यक है, ध्वनि भी होनी चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए, यानी सबको सुनाई भी देना चाहिए, सबको दिखना भी चाहिए। स्वकथन कथन के आधार पर आजकल किसका प्रयोग किया गया, वॉइस ओवर का, वॉइस का, वॉइस वी का, चेंज वॉइस का। तो आजकल का जो है स्वकथन के आधार पर वॉइस ओवर का प्रयोग किया गया है। ईदगाह कहानी में अम्मा वाले अंश के लिए नाट्य रूपांतरण करते इसमें किस शैली का प्रयोग हुआ है। ईदगाह कहानी में अम्मा वाले अंश के लिए नाट्य रूपांतरण करने के लिए किस शैली का प्रयोग हुआ है, तो फ्लैशबैक शैली। देखिए ध्यान दीजिए बेटा, एक आता कि हिंदी की सर्वप्रथम कहानी जिसमें फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किया गया है, तो फ्लैशबैक शैली का चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है बेटा। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या है, उसने कहा था, इसमें जो पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ था, उसने कहा था। पहली फ्लैशबैक शैली की कहानी कौन सी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, उसने कहा था। ठीक है, कहानी का नाट्य रूपांतरित करते इसमें पहला पाठ क्या हो सकता है, कथानक का आरंभ, कथा किस घटना को पढ़ना, रूपांतर के नियमों को जानना, नाट्य प्रस्तुतियाँ देखना। कहानी का नाट्य रूपांतर करते इसमें पहला पाठ क्या हो सकता है, तो पहला पाठ क्या हो सकता है, अच्छी नाट्य प्रस्तुतियाँ देखना। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते इसमें पहला पाठ क्या हो सकता है, अच्छी नाट्य प्रस्तुतियाँ देखना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईदगाह कहानी में ईदगाह में जाने से पहले बच्चे क्या गिन रहे हैं। ईदगाह कहानी में ईदगाह में जाने से पहले बच्चे क्या गिन रहे हैं, अपने पैसे, अपने कपड़े, अपने साथी, अपने खिलौने। तो ईदगाह कहानी में ईदगाह में जाने से पहले बच्चे अपने पैसे गिन रहे। क्या गिन रहे बेटा, पहले पैसे की क्यों है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। तो बच्चे जो है खिलौना खरीदने के लिए, मिठाई खरीदने के लिए अपने क्या खरीद रहे हैं बेटा, अपने पैसे जो है खरीद रहे हैं, माफ़ कीजिए, पैसे गिन रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। इनमें से प्रेमचंद्र की किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी देखिए उसमें तो क्या हुआ है, कहानी का हुआ है, किसका, कफन का। ठीक है, कफन कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ जो है गोदान क्या है, उपन्यास है। इनमें से प्रेमचंद के किस उपन्यास का नाटक, ये जो है उपन्यास है गोदान, क्या है, गोदान का भी नाटक, गोदान उपन्यास पर भी नाटक बना है। और कहानी कौन सी है, कफन पर बना है, और उपन्यास कौन सा है, गोदान पर। इस बात का ध्यान रखिए, वो क्या है, कहानी है, ये क्या है, उपन्यास है, और दोनों पर नाटक लिखा गया है और प्रस्तुत भी किया गया है। ठीक है, यानी प्रस्तुत किया गया है। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक यहीं कर दिया था। अगले दृश्य के लिए क्या तैयार करता है, दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका तैयार करता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के गुणों को नाटक में स्थान देने के लिए कैसे तरीके हैं, तो अलग अलग तरीके हैं।
नए लिखे संवादों का कहानी के मूल संवादों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। जो नए लिखे संवाद है मूल कहानी के आधार पर उनका मेल खाना चाहिए, भी मेल होना चाहिए, एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। नाटक के संवाद कैसे होने चाहिए। नाटक के संवाद छोटे और क्या है, प्रभावशाली होने चाहिए, छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। ईदगाह कहानी में हामिद नामक पात्र किस वस्तु का जिक्र नहीं किया गया है। हामिद नामक पात्र में उसमें कपड़ों का जिक्र नहीं किया गया है। नाटक में अभिनय किसका काम है। नाटक में अभिनय बेटा किसका काम है, पात्र का है, निर्देशक का है, किसका काम है, तो इसमें निर्देशक का काम है। नाटक में चरित्र चित्रण और संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, इसके लिए जो ध्वनि प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि ध्वनि और प्रकाश नहीं होंगे तो फिर नाटक है ना तो दिखेगा और ना ही सुनेगा। स्वगतन कथन के स्थान पर आजकल किसका प्रयोग हुआ है, वॉइस ओवर का प्रयोग हुआ है। स्वगत कथन के स्थान पर वॉइस ओवर का। ईदगाह कहानी में अम्मा वाले अंश के लिए नाट्य रूपांतर करते समय किस शैली का प्रयोग हुआ है। जो ईदगाह कहानी में फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है। फ्लैशबैक शैली की पहली कहानी कौन सी है, उसने कहा था, और किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हिंदी की पहली फ्लैशबैक शैली पर आधारित कहानी है। इस बात को भी याद रखें, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बोलकर बताती हूँ, उनको भी बेटा याद रखना। कहानीकार नाट्य रूपांतर करते इसमें पहला पाठ क्या हो सकता है, अच्छी नाट्य प्रस्तुतियाँ करना, अच्छी नाट्य प्रस्तुतियाँ करना। ईदगाह कहानी में ईदगाह में जाने से पहले बच्चे क्या गिन रहे हैं, भई अपने पैसे गिन रहे हैं। इनमें से प्रेमचंद के किस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण हुआ है, जो उपन्यास का हुआ है गोदान का। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, और आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक आपके पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन बेटा मेरा उत्साह बन जाता है कि भी बच्चों ने वीडियो देखी और उनको पसंद आई, तो मुझे एक खुशी मिलती है। और आप नहीं चाहते क्या मुझे खुशी मिले, तो मुझे इतनी सी तो खुशी आप दे सकते। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और आपके लिए बिल्कुल फ्री पूरा कोर्स करवाऊँगी, हरियाणा TGT PGT का और इसका KVS TGT PGT का। और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।